3 जादुई फ्रिज। विपुल, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं और बाबूजी भट्टी पर काम करने जा रहे हैं। अम्मा, शाम को आते वक्त मेरे लिए बाजार से बिकने वाली ठंडी छेने की मिठाई लेते आना। अम्मा सांझ को आते वक्त मिठाई जरूर लाएगी। ऐसा कहकर रमैया भट्टी की ओर बढ़ जाती है। रमैया और सारंग सबेर से सांझ तक ईंटों की भट्टी में भयानक तपिश को सहकर, बड़े ही चुनौतियों को सहकर 2 वक्त की भूख का भोजन जुटाते हैं। देर सांझ दोनों जब भट्टी से घर लौट ही रहे होते हैं कि अचानक तेजी से आ रही एक ट्रेन से उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार दोनों बच्चों के सर से बड़ों का साया उठ ही जाता है। विपुल भैया, माँ बाबूजी हमको छोड़कर भगवान जी के पास क्यों चले गए? अब क्या उनके बगैर हम भी भूखे मर जाएंगे? अरे नहीं परी, तेरे भैया के रहते तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तेरे लिए खाना लेने जा रहा हूँ, तू मेरा इंतजार करना। विपुल घनघोर जाड़े में ठिठुरता हुआ काम की तलाश में निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक अनाज के कारखाने में जाती है, जहाँ का मालिक मक्खन सिंह होता है। सेठ जी, कुछ काम दे दीजिए। अरे बच्चे, होशो हवास में तो है तू? तुझसे काम करवा कर मुझे बाल मजदूरी के केस में अंदर जाना है क्या? है? चल। ऐसा ना कहिए सेठ जी, मेरी छोटी बहन भूख से बिलबिला रही है। 2 दिन से उसके पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए सेठ जी। विपुल को ऐसा गिड़गिड़ाते देखकर मक्खन सिंह भाव विभोर होकर उसे काम दे देता है। बहन की भूख के चलते विपुल अपने बलबूते से बढ़कर भार उठा रहा था। वो अनाज की बोरी उठाकर उसे गोदाम में रखता है, जिसके बदले उसे 50 रुपए मिलते हैं। शुक्रिया सेठ जी, अब मुझे परी के लिए खाना लेकर जाना होगा। कुछ देर बाद, देखो परी, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गए हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अपनी भूख मार कर विपुल सारा खाना परी को खिला देता है। अरे भैया, खाना तो बहुत ही लाजवाब था, मजा आ गया। समय गुजरता है। विपुल को जब काम के अवसर दिखते तो मेहनत मजदूरी करके मिले हुए चंद पैसे से परी का पेट भरता और काम ना मिलने पर मंदिर से भीख मांगकर उसे खिलाता। फिर एक दिन, भैया, आपको पता है, मेरी सहेली रूपल के घर फ्रिज है। वो रोजाना स्कूल में ठंडा ठंडा पानी पीकर मुझे ललचाती है। काश कि हमारे पास भी फ्रिज होता। ये सुनकर विपुल मन में कहता है, मेरे पास तो खाने को भी एक फूटी कौड़ी नहीं होती। ऐसे में मैं अपनी बहन की फ्रिज की ख्वाहिश को कैसे पूरा कर पाऊंगा? बात को बदलना ही बेहतर है। चलो परी, आज हम दोनों भाई बहन गेंद खेलते हैं। दोनों भाई बहन गेंद खेलने लगते हैं। तभी अचानक तेज रफ्तार से गेंद एक घर में जा गिरती है। भैया, हमारी गेंद तो उस घर में जाकर गिर गई। अब हम कैसे खेलेंगे? पर इसमें चिंता की क्या बात है? चलो हम उस घर में चलकर अपनी गेंद खोज लाएंगे। दोनों भाई बहन जैसे ही बंद पड़े घर के भीतर आते हैं तो दीवार के किनारे उन्हें नीले, पीले और लाल रंग के 3 फ्रिज रखे दिखाई देते हैं। इस घर के भीतर तो धूल ही धूल है, कितने बरसों से बंद पड़ा है। भैया, ये देखो, यहाँ तो हूबहू वही फ्रिज है जैसा रूपल के घर था। परी, फ्रिज का रख रखाव करने वाला कोई नहीं, इसको अपने घर ले जाते हैं। इस तरह दोनों भाई बहन एक दूसरे की मदद से तीनों फ्रिज को अपने घर ले आते हैं। चलो परी, अब हम दोनों मिलकर इन तीनों फ्रिज को साफ करते हैं। हाँ भैया, ठीक है। दोनों भाई बहन के बलबूते तीनों फ्रिज एकदम चकाचक हो जाते हैं और परी आटे की रोटी बनाती है और दोनों भाई बहन खाना शुरू करते हैं। भैया, मेरा पेट भर गया, अब ये रोटी आप खा लीजिए। परी, मेरा पेट भी पूरी तरीके से टंच हो गया है। तो फिर इस बचे खुचे खाने को बर्बाद करने से बेहतर इसे फ्रिज में रख देते हैं। परी बची खुची रोटियों को पीले रंग की फ्रिज में रख देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन सो जाते हैं। सूरज की लालिमा सर चढ़ आने पर दोनों भाई बहन जाग कर काम काज करते हैं। आज तो मुझे बड़ी सवेरे सवेरे ही भूख का एहसास हो रहा है। एक काम करती हूँ, फ्रिज में रखी रोटियाँ खा लेती हूँ। जैसे ही परी फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि वो रोटी सोने में बदल चुकी है। ये रात की रखी रोटी सोने की रोटी बन गई है। कहीं ये जादुई फ्रिज तो नहीं? अचानक पीले रंग के फ्रिज से एक आवाज बाहर आती है। तुमने एकदम सही पहचाना परी, हम तीनों जादुई फ्रिज हैं।
चलो परी, हम इस जादुई फ्रिज में कुछ रख कर देखते हैं, जिससे पता चले कि जादुई फ्रिज है भी या नहीं। विपुल नीले रंग के फ्रिज में सब्जी से भरी टोकरी और परी लाल रंग के फ्रिज में साधारण रोटी रखकर जब कुछ देर बाद उसे दोबारा खोलते हैं तो फ्रिज की हरी सब्जी हीरे में और परी की रखी हुई रोटी पैसे में बदल जाती है। देखो परी, ये तीनों तो सचमुच में हीरा, सोना और पैसे देने वाली जादुई फ्रिज है। ए जादुई फ्रिज, हमें अपनी पुख्ता पहचान दो। अचानक तीनों जादुई फ्रिज हीरे, सोने और पैसे के फ्रिज में बदल जाता है और दरवाजे के भीतर कुछ खनकने लगता है। अरे परी, इस पीले रंग के फ्रिज से सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही दोनों भाई बहन फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो तीनों फ्रिज से बेशुमार हीरा, पैसा और सोना बरसने लगता है, जिसे देखकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तो कमाल हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के, हीरे और पैसे एक साथ, ऐसा भी होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जानती हो परी, इनका मूल्य मूंगों से बढ़कर है। इन्हें बेचकर हमारे जीवन की काया पलट हो जाएगी और इससे हमारी मड़ई महल में बदल जाएगी। मैं आज ही इन्हें भले दाम में बेच कर आऊंगा। विपुल सारे सोने को सुनार, हीरे को जौहरी के हाथ बेच देता है, जिसके बदले में उसे बहुत आयत पैसे मिलते हैं। अब दोनों भाई बहन आलीशान से घर की नींव रखकर रहने लगते हैं। फिर एक दिन, परी, इन तीन जादुई फ्रिज ने हमें घनघोर गरीबी और कमी घटी से उबारा है। क्यों ना हम फ्रिज की एक थोक दुकान खोलकर अपनी भुजाओं के बलबूते भूख मिटाएं। हाँ भैया, आपकी सोच तो बड़ी बेहतर है और इस जादुई फ्रिज से हम गरीब की मदद करेंगे। दोनों भाई बहन अपने इस सोच को साकार करते हैं। धीरे धीरे सफलता उनकी दुकान के कदम चूमने लगती है। इस बीच दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। परी, वक्त आ चुका है जब हमें अपने व्यापार को बेहतर आयाम देना चाहिए। हमारे पास तो 3 जादुई फ्रिज हैं, जिसे हम कभी भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्यों ना हम फ्रिज बनाने का कारखाना खोल ले, उससे बेरोजगारों को काम के अवसर मिलेंगे। हाँ भैया, अगर हम भाई बहन के इस कदम से किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है तो ये बड़े आनंद की बात है, मगर इसके लिए हमको बहुत आयत पैसे चाहिए। जब जादुई 3 फ्रिज हैं पास तो चिंता की क्या है बात। हमारे जादुई फ्रिज हमारी मदद करो ताकि हम गरीबों और लाचार लोगों तक तुम्हारा लाभ पहुंचाएं। तीनों जादुई फ्रिज एक साथ चमक उठते हैं, जिसके बाद उनके बंद दरवाजों से तेज ध्वनि फूट पड़ती है। जैसे ही दोनों भाई बहन दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज के दरार पैसे, सोने, हीरे से भरपूर होते हैं। हमारी मदद के लिए बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाने के लिए तुम तीनों जादुई फ्रिज का तहे दिल से शुक्रिया। अब इन 3 जादुई फ्रिज की मदद से हम फ्रिज बनाने का बड़ा कारखाना खोलकर बेरोजगारी को खत्म करेंगे। इस तरह 3 जादुई फ्रिज होने के बावजूद दोनों भाई बहन केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते। आज जादुई 3 फ्रिज की बदौलत वो दोनों न सिर्फ गरीबी के दलदल से बाहर उबर आए, बल्कि साथ ही कितने गरीब परिवार का गढ़ बनकर उनकी मदद करते हुए उन्हें ये सिखला रहे हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सरिता, हम सभी जन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम तुम्हारे गाय के दूध से बने छाछ इत्यादि नहीं लेंगे। अरे किशन बाबूआ, ऐसन का जब नहीं करो। तुम ग्राहकों की बदौलत ही तो हम गरीब बेसहारा सास बहुरिया को 2 दफा की रोटी पानी मिलवत है। देखो सरिता मासी, गांव का चप्पा चप्पा के ई बात जान पड़ गई है कि तुम्हारी गाय भैंसन के झुंड बेतहासा बीमार हैं। अब बीमार गाय के दूध का छाछ पी के बीमारी के बिछौने पर थोड़ी पड़े के है। ऐसा कहकर सभी जन वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। बेचारी बूढ़ी सास मत्थे पर हाथ धरे खटाल में बंधे गाय भैंस को एकटक ताकते हुए कहती है, जाने ई ऊपर वाला हम बेसहारा सास बहुरिया से कौन से जन्म का बैर निकलत है। माँ जी, लगता है सृष्टि के रचयिता ने सारा दुख हम सास बहू के झोली में ही डाल दिया है। बहुरिया, यही दुखड़ा धंधा से तो हम दोनों जौन 4 पैसा जोर बटोर पावत रहे, ऊ कमाई का द्वार बंद पड़ गया है। गौरी धन्नो सब एक संग बीमार हुई गई। आखिरकार सरिता की सभी गाय भैंस एक संग बीमार कैसे हुई? ये महज एक हादसा है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? आइए समय में कुछ कोस पीछे चलते हैं। ये कहानी है सज्जनपुरा गांव की, जहां सरिता और रमैया नामक 2 सास बहू रहती थी। सालों पहले सरिता के पति का स्वर्गवास हो चुका था।
ऐसे में कुछ समय बाद एक दुखद दुर्घटना में सरिता का बेटा श्रवण भी चल बसा। इस घटना के बाद सास बहू गहरे सोग के सागर में डूब गई। इस गम से उभरने में उन्हें सप्ताह लग गए। सरिता के पास कुछ गाय और भैंस थी। सास बहू ने उसे भी जीविकोपार्जन का जरिया बना लिया। उसी गांव में माखन नामक एक मक्खर अहिर रहता था। वह पेशे से ग्वाला था। ससुरी चिंदी चोर खाने की खेत में भरकर चारा खाती है और दूध देने में आनाकानी करती है। अरे दैया, काहो माखन, बेजुबान जानवर के ऐसे मारत कूटत तोहर कलेजा तनिक भी नहीं कोसत का चोटत है। अरे मैं अपनी गाय को मारूं या लताड़ूं, तुम कौन होती हो बीच में टांग अड़ाने वाली? चलो भागो यहाँ से। अरे हम तो ये खुशियां बांटे आयल रही। हमरी धन्नो बचिया को जन्म दी है, उके दूध से बना छेना बर्फी बना कर लाए हैं। हो गए, अब चलती बनो यहाँ से। माखन का बुरा बर्ताव देखकर सरिता वहाँ से चल देती है। गुस्से में मादा हुआ माखन जोरों शोरों से पांव पटक कर कहता है, ये मेरे दूध का धंधा चौपट होता जा रहा है और ये दोनों सास बहू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। इन दोनों सास बहू की सफलता मेरे धंधे के लिए फांस बन चुका है। आज रात में ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। देर रात सन्नाटा छा जाने पर माखन दबे पांव सरिता के खटाल में घुसकर पजामे के जेब को जैसे टटोलता है। उसमें एक बड़ी सी पुड़िया होती है। माखन गाय भैंस के आगे परोसे हुए दाने में उस पुड़िया में शुमार अवशेष को मिलाकर मंद मंद मुस्काते हुए बोलता है, अब जैसे ये बेजुबान जानवर इस जड़ों को दाने के साथ खाएंगे, इनके दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों तार तार हो जाएगी। इस तरह सास बहू की संपूर्ण गाय भैंस अस्वस्थता का शिकार हो जाती हैं। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। माँ जी, एक और हमारा धंधा ठप पड़ गया, मगर वहीं दूसरी ओर माखन का काम बुलंदियों पर है। कोनो बात नहीं बहुरिया, ये भाग्य की बात है। माँ जी, एक आधे उपले भी सूखे नहीं। सांझ होने वाली है, मैं ईंधन के लिए जंगल लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। रमैया लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक घायल बच्चिया करहाते हुए उसके पास आती है। अरे, इस बच्चिया के पाँव तो लहूलुहान हैं। जाने किस कसाई ने इसे इतने बुरे तौर से चोटिल किया है। रमैया जल्दी से कुछ जड़ी बूटियाँ जोड़ बटोर कर उसके पाँव पर लगाकर अपने आंचल का एक पटुका उसके पाँव पर बांध कर सहलाती है। तभी वह बच्चिया एक बहुतायत बड़ी सुनहरी जादुई गाय में बदलती है। मुझे देखकर स्तब्ध ना हो, मेरा नाम नंदी है। मैं कैलाश नगरी से भ्रमण के लिए यहाँ आई थी, मगर एक शिकारी ने मुझ पर निशाना भेदा। तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रमैया नंदी से सारी आप बीती साझा करती है, जिसके बाद नंदी उसे लबालब लस्सी से भरा बर्तन देते हुए कहती है, रमैया, यहाँ से 3 कोस पर एक कुआं है। इस लस्सी को ले जाकर उस कुएं में डाल देना। इसके बाद तुम्हारी विकट विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। रमैया लस्सी से भरा प्याला लिए हुए कुएं की ओर अग्रसर होती है, जहां उसे एक बंजर कुआं दिखता है। रमैया जैसे ही वह लस्सी को कुएं में डालती है, वह सूखा बंजर कुआं लबालब लस्सी से सराबोर होकर उफन पड़ता है। तुमने आज मुझ मुए मुर्दे कुएं को जिंदा कर दिया। मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्रयोग करो। ये कैसा कुआं है जो कौतुक करतब दिखा रहा है? आज तक कुएं को सिर्फ जल का सोता बनते देखा था, मगर लस्सी का सोता बनते पहली दफा देख रही हूँ। रमैया घर आकर ये बात अपने सास से साझा करती है। अरे बहुरिया, बोराई गईल है का? लस्सी का कुआं कैसन हो सकत है? सासू माँ, मैं 100% सच बोल रही हूँ। रात में सन्नाटा छा जाने पर दोनों सास बहू लस्सी के कुएं से भरसक बहुतेरी बाल्टी में लस्सी भरकर घर लाकर अगले दिन छाछ बेचने लगती हैं। अरे आओ धीना हरिया, और ये ले जा एकदम सस्ते शुल्क में माखन मलाई से भरपूर लाजवाब लस्सी। 10 रुपए माल लोटा भर। ये सुनकर सभी ग्राहक सास बहू के पास से लस्सी खरीदने लगते हैं और अगले दिन सास बहू के लस्सी की बखान करते हैं। अरे सरिता मौसी, तुम्हारी लाजवाब लस्सी ने तो काया पलट ही कर दी। अरे लस्सी पीकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लस्सी नहीं बल्कि मंथन से निकला अमृत पी रहे हो। इसलिए आज से हमको 2 गुना लस्सी देना। अरे काहे नहीं किशन बबुआ। गांव के किसी भी तबके को ये खबर ना थी कि वह छाछ कुएं से मिल रहा था।
निष्दिन के साथ सास बहू के लस्सी की बड़ाई बढ़ती गई। साथ ही लस्सी से मिलने वाली लागत से धीरे धीरे उनकी माली हालत भी स्थिर होने लगी। ये देख बदले की भावना में तिलमिलाता माखन कहता है, इनकी गाय की अवस्था तो अभी भी मरियल है, तो इतनी मात्रा में लस्सी कहाँ से आ रही है? ये सास बहू कोई तो खिचड़ी पका रही हैं। उस रात माखन सास बहू के दरवाजे से सटा छिपकर उनके बाहर आने की बाट जो रहा था। तभी सास बहू बाल्टी लिए निकलती हैं। ये दोनों सास बहू बाल्टी लेकर चोरों की नाई कहाँ जा रही हैं? आज तो इनका कच्चा चिट्ठा जान कर रहूंगा। जैसे ही सास बहू कुएं पर आकर लस्सी भरने लगती हैं, ये देख माखन कहता है, लस्सी से भरा कुआं? अरे ससुरा, इसका मतलब इन सास बहू के जीवन का बदलाव इस लस्सी के कुएं की बदौलत है। आज मैं इस कुएं पर अपना अधिकार जमाकर इस सास बहू की आस तार बघार कर दूंगा। जैसे ही सास बहू लस्सी से लबालब भरी कुएं से बाल्टी भरकर घर की ओर बढ़ती हैं, माखन वहां आकर कहता है, ए लस्सी से भरे लबालब कुएं, अब से केवल तू मुझे लस्सी देगा। अब मैं इस लस्सी के कुएं से लाखों की कमाई करूंगा। माखन की स्वार्थी सोच सुनकर लस्सी का कुआं खौलते दूध में तब्दील होकर उफनते हुए उसके शरीर पर पड़ जाता है और करहाता हुआ जमीन पर वो चित्त हो जाता है। अरे अरे अरे, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, अरे बचाओ, अरे बचाओ। माखन की आवाज जैसे ही सास बहू के कानों में पड़ती है, माँ जी, लगता है कोई कर रहा है। आवा, कुआ के निकट से आवत है। दोनों फौरन वहां आती हैं। अरे माखन, तू ये कुआ के पास क्या करत है? ये अपना स्वार्थ साधने के मंसूबे से यहाँ आया था। ये लस्सी का कुआं केवल लाचार लोगों को मदद करता है, तुम जैसे लोभी लालचियों का नहीं। अब जब कभी तुम अपने चेहरे पर पड़ी ये चकत्ते देखोगे, तुम्हें तुम्हारी गलती का आभास होगा। माखन के लालची स्वभाव के लिए लस्सी का कुआं एक सबक बन जाता है। वही आज तक वह लस्सी का कुआं सास बहू की कमाई का श्रेय है। आज सास बहू की किस्मत उस लस्सी के कुएं के कारण बुलंदियों पर है। दिल्ली शहर में रहने वाली पद्मिनी के घर कुछ दिनों पहले 5 बहुएं आई थीं, जिनका नाम हिमानी, मेघा, रश्मि, परिणीति और मीरा था। जहां उसकी 3 बहुएं केवल साड़ी ही पहनती थीं, वहीं मेघा और हिमानी सिर्फ छोटे कपड़े पहनने की शौकीन थी। एक दिन पद्मिनी अपनी 5 बहुओं से कहती है, मेरी 5 बहू रानियों, सर्दी शुरू होने वाली है, इसलिए ये पैसे पकड़ो और सर्दियों की शॉपिंग कराओ। ठीक है माँ जी। इसके बाद 5 बहू सर्दियों की शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं, जहां रश्मि, परिणीति और मीरा सर्दियों के मोटे स्वेटर खरीद रही होती हैं, मगर वहीं हिमानी और मेघा सर्दियों में भी गर्मियों के आउटफिट पर नजर गड़ाए कहती हैं, एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस कितने की है? अरे मैडम जी, ये तो शॉर्ट ड्रेस है, आप सर्दियों में ये खरीद कर क्या करेंगी? क्यों, दिल्ली शहर में सर्दियों में छोटे कपड़े पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है क्या? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मगर पूरे भारत में दिल्ली की सर्दियां सुर्खियों में रहती हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा था। हम हर मौसम को मात देना जानती हैं, इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और कुछ एंटीक शॉर्ट ड्रेसेस दिखाओ। दुकानदार उन्हें शॉर्ट ड्रेसेस दिखाने लगता है। कुछ ही देर बाद सभी बहुएं शॉपिंग करके एक साथ घर आती हैं। सर्दियां बढ़ता देखकर मीरा, परिणीति और रश्मि सर से पांव तक मोटे स्वेटर पहनकर अपनी सास के सामने आती हैं। अरे उठ गई तुम तीनों, सर्दियों ने मौसम की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी हैं, संभल कर रहना। न्यूज में आया था कि दिल्ली की सर्दी इस साल कई साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। वैसे वो 2 हंसों का जोड़ा कहाँ है? हम यहाँ हैं सासू माँ। मेघा और हिमानी को छोटे कपड़े में देखकर पद्मिनी दांत किटकिटाती हुई कहती है, अरे नालायक, तुमने सर्दी की शॉपिंग नहीं की क्या, जो सर्दियों में भी छोटे कपड़े लटका लिए हैं? माँ जी, की है ना शॉपिंग, तभी तो ये शॉर्ट गाउन पहनकर हमने कूल लुक लिया है। अरे काहे का कूल लुक, तुम दोनों के बित्ते भर के पहनावे को देखकर मैं ये ठंड से ठिठुर रही हूँ। अरे ये तुम्हारा जयपुर नहीं है, अभी तुमने दिल्ली की सर्दी देखी नहीं है। अच्छे अच्छों की कुल्फी जमते देर नहीं लगती। ये बेढंगा पहरावा छोड़कर स्वेटर शॉल पहन लो, ओढ़ लो। माँ जी, पुरखे पुरनिये कह गए हैं, सर्दी और शर्म जितनी ज्यादा महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। मेघा, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम दोनों बेशर्म बहू हो? जेठानी जी, हम इन छोटे कपड़ों के बेशर्म लगे ना लगे, मगर आप सर से पांव तक खुद को सर्दियों के शॉल स्वेटर में लपेटे हुए बब्बर शेर लग रही हैं।
देख लेना देवरानी, जैसे जैसे दिल्ली की सर्दी बढ़ेगी ना, ये छोटे कपड़े पहनने का भूत ना उतर गया ना तो कहना। ऐसे ही समय गुजरता जाता है, जिसके साथ घटते तापमान के साथ सर्दियां बेतहाशा बढ़ने लगती हैं। आस पड़ोस के लोग स्वेटर पहने और शॉल लपेटे हुए घूमते, बावजूद इसके हिमानी और मेघा छोटे कपड़े ही पहना करती। एक सवेरे वह देखती हैं कि पद्मिनी अपनी तीनों बहुओं के साथ आग जलाकर बैठी हुई बातें कर रही है। एकदम खरा सच कहा था आपने माँ जी, मतलब दिल्ली की सर्दियों ने तो कहर ढाए हुए हैं। घर की दहलीज से बाहर पांव रखते ही आत्मा बाहर निकल जाती है और पानी छूते ही कुल्फी जमने लगती है। अभी तीनों बहुएं ऐसा बोल ही रही थीं, तभी हिमानी और मेघा शॉर्ट गाउन पहने हुए वहां आकर कहती हैं, जेठानी जी, आप तीनों के पास कोई और बात नहीं है क्या? जब देखो जिसे देखो दिल्ली की सर्दी की चर्चाएं करता रहता है। कभी फैशन से जुड़ी बातें भी कर लिया करो। देवरानी जी, वो क्या है ना, हम तीनों बहुओं की बॉडी आपके जैसे बारूद से नहीं बनी है, इसलिए हम सर्दी के ऊपर गॉसिप भी करती हैं और ठंड से खुद को बचाने के लिए स्वेटर भी पहनती हैं। एकदम सच कहा, जमाने भर की सर्दी तो तुम तीनों में ही समाई हुई है, हमारी बराबरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे मेरी बेअकल बहुओं, किसी दिन तुम्हारे ये छोटे छोटे कपड़ों का पहरावा सर्दी में तुम्हारे छक्के न छुड़ा दे। माँ जी, सर्दी तो बूढ़ों का मौसम है और हम तो अभी जवान हैं, और ये शॉर्ट ड्रेस बगैर हम बहुओं का लुक अधूरा रहता है। तुम दोनों निखट्टू को समझना दीवार में सर मारने के बराबर है। समय बीतता है। एक दिन पद्मिनी के घर उसकी पड़ोसन शांति आती है। अरे आओ आओ शांति बहन, बड़े दिनों के बाद भूले भटके मेरे घर कैसे पधार गई? बातों के बाण चलाना तो कोई तुमसे सीखे। तू तो जानती है कि सर्दी शुरू होने के बाद मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। चल अब आ गई है तो चाय पी कर जाना। अरे बहू, जरा बढ़िया सी चाय बना कर ला। थोड़ी ही देर में हिमानी और मेघा चाय बिस्किट की ट्रे लिए उनके सामने आती हैं कि शांति की नजर सीधे उनके छोटे कपड़ों पर पड़ती है। तौबा तौबा, अरे ये कैसे तंग कपड़े पहने हैं तेरी इन दोनों बहुओं ने। शर्म आया क्या? कौड़ियों के भाव बेच खाई है या फिर दर्जी ने कपड़ों में कमी कर दी है? अरे क्या बताऊं शांति बहन, फैशन के पीछे दोनों बहुओं की मती मारी गई है। आजकल की बहुएं बड़ी बेशरम हो गई हैं, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। अरे शर्म नहीं आ रही तो इनके अंग प्रदर्शन से पता चल रहा है, मगर इन छोटे कपड़ों में सर्दी भी नहीं लगती क्या? बिल्कुल भी नहीं आंटी जी, सर्दी तो हमारे छोटे कपड़ों को छू कर गुजर जाती है। अरे तुम्हें ठंडी लगे ना लगे, मगर तुम्हारे छोटे कपड़े देखकर मेरी ठिठुरन चुक गाड़ी की तरह बढ़ रही है। जल्दी से चाय दो। इसके बाद शांति चुपचाप चाय पीकर घर के लिए रवाना हो जाती है। एक सुबह पद्मिनी अपने तीनों बहुओं के साथ बात कर रही होती है। इन दोनों के छोटे कपड़ों के कारण आस पड़ोस में मेरी नाम धराई बढ़ती जा रही है। अब इन्हें मजा चखाना होगा। माँ जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इनके छोटे कपड़े ही इनके छक्के छुड़ाने का काम करेंगे। मगर वो कैसे? ये छोटे कपड़े पहनकर सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती हैं, मगर इन्हीं छोटे कपड़ों को पहनकर इन्हें बाहर साग सब्जी खरीदने जाना पड़ेगा और ठंडे ठंडे पानी से बर्तन चौका करना पड़ेगा, तब जान पड़ेगा। रश्मि की बात पर पद्मिनी और बाकी की बहुएं सम्मति जाहिर करती हैं। फिर उसी शाम, मेघा, हिमानी, कहाँ हो दोनों? जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, ये पैसे पकड़ो और शाम को बनाने के लिए साग सब्जी लेकर आओ। माँ जी, मौसम का हाल तो देखिए, बाहर कोहरा ही कोहरा है। अब पर तुम दोनों को सर्दी लगती ही नहीं, आखिरकार तुम दोनों स्टील बॉडी से जो बनी हो। क्या हुआ देवरानी जी, कोहरा देखकर आपका दिल धड़क रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सर्दी तो हमारी हॉटनेस देखकर दूर भाग जाती है। हम बाजार जरूर जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों बहू छोटे कपड़े पहने बाजार की ओर बढ़ जाती हैं। तभी सर्दी के मारे दोनों ठिठुरते हुए कहती हैं, ये सर्द लहरें तो हमारे छोटे कपड़ों के साथ छेड़खानी कर रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे मानी, मेरी तो आत्मा कपकपा रही है, दांत कटकटा रहे हैं, ये जाड़ा तो बड़ा ही जानलेवा है। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहू बाजार से सब्जी लेकर ठंड से ठिठुरते हुए घर आती हैं और तभी तीनों बहुएं तफरेबाजी करते हुए कहती हैं, अरे मेघा, हिमानी, ये तुम्हारी नाक टमाटर की तरह लाल क्यों हुई है? अरे जीजी, नाक की छोड़िए और उनके पाँव तो देखिए, ठंड से कैसे थिरक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा टशन है। अच्छा तो चलो, रसोई घर में बर्तन पड़े हैं जो तुम दोनों बहू को धोने हैं। क्या हुआ? पानी का नाम सुनकर तुम दोनों का चेहरा पीला क्यों पड़ गया? लगता है कहीं तुम्हें सर्दी की नजर तो नहीं लग गई?
इसी के साथ दोनों बहुओं को जोरदार चीख आती है और वह कहती हैं, आजी! अरे हमारी जालिम जेठानी जी, हमें ठंड लग रही है। इससे पहले कि हमारी आत्मा बाहर निकलकर आप तीनों के आगे तांडव करे, हमें जाने दीजिए। ये कहकर दोनों बहू दौड़ती हुई अपने कमरे में जाकर खूब सारा शॉल स्वेटर लपेटे हुए बाहर आती हैं। उन्हें ऐसे देखकर पद्मिनी और उसकी बहू एक साथ ठहाके लगाकर कहती हैं, आखिरकार सर्दियों में छोटे कपड़ों ने तुम्हारे छक्के छुड़ा ही दिए। हाँ, अब हम सर्दी में छोटे कपड़े फिर कभी नहीं पहनेंगी। साथियों, अगर आप भी सर्दियों में छोटे कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो सावधान रहिए। देर रात बहुत कड़कती सर्दी थी। सर्द हवाएं चल रही थीं। रात के 11 बजे सड़कों पर काफी कम लोग चल रहे थे। वहीं साइड के फुटपाथ पर 3 छोटे बच्चे जो कि भाई बहन थे, वो ठंड से कांप रहे थे। एक दोनों भाइयों पर फटा चीटा स्वेटर था। वहीं छोटी बहन एक फटी टोपी पहने हुए कांप कर कहती है, भैया बहुत ठंड लग रही है, क्या करूं भैया? ऐसा कर, तू मेरा ये स्वेटर पहन ले, थोड़ा फटा हुआ है पर इससे तुझे कम ठंड लगेगी। लेकिन भैया फिर आपको ठंड लगेगी, खाली बनियान में कैसे रहोगे? अरे तू मेरी चिंता छोड़, मैं सहन कर लूँगा, पर तू थोड़ी ना कर पाएगी। चल चुपचाप पहन ले, मैं नहीं चाहता कि तुझे बुखार हो जाए। ठीक है भैया। तभी मंझला भाई गोलू खाना लाकर कहता है, भैया मैं थोड़ा सा खाना मांग कर लाया हूँ, ये लो आप दोनों खा लो। अरे तो तू भी बैठना, साथ मिलकर खाएंगे। अच्छा हुआ गोलू भैया आप खाना ले आए, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे थे। हाँ इच्छा तू खा ले। भैया मुझे उन्होंने 2 केले दिए थे, मैंने वो खा लिए, अब ये दोनों आप खा लो। ठीक है, तू कहता है तो मैं खा लेता हूँ। इस तरह दोनों तीनों जने खाना खा लेते हैं। तभी ठिठुरता हुआ गोलू कहता है, भैया बहुत ठंड लग रही है, खाना खाने के बाद काश कोई हमें स्वेटर ही दे देता, हम तीनों भाई बहन उसी में गुजारा कर लेते। हाँ ठंड तो लग रही है मुझको भी। हाँ खाना खाने के बाद अक्सर ठंड लगती है, और वैसे भी हमने ठंडा खाना खाया है, गर्म खाते तो फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां से गुजरते हुए लोग से भीख मांगते हुए कहते हैं, अरे दीदी हमें कुछ स्वेटर या शॉल दे दो, बहुत ठंड लग रही है। हाँ मेरे छोटे भाई बहन को ठंड लग रही है, एक स्वेटर ही दे दो। अरे हटो, तुम जैसे गरीबों पर अपना पैसा लुटा दे क्या? कोई तो हमें दे, कुछ दे दो, हमें बहुत ठंड लग रही है, पैसे ही दे दो ताकि हम स्वेटर ले आए। अरे आंटी दो ना, जरा पैसे दे दो हमको। ऐसे गंदे हाथ लगा रहा है तू मुझे, पता नहीं कब से नहीं नहाया है। ऐसे भीख मांगते हैं और कोई नहीं देता। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था कि एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर चला जाता है। तभी वो बच्चे बुढ़े बाबा को जाकर कहते हैं, अरे उन बाबा की चोट लग गई, हमें जाकर देखना होगा। जय बाबा उठो ना, क्या हुआ? आंखें खोलो अपनी। अरे बच्चों चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस पैर में लग गई है, गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, पता नहीं कैसे चला रहा था कमबख्त। आले बाबा आप बहुत ताकतवर हो, चलो उठो, हम आपको अपने आपके घर ले चलते हैं। हाँ हाँ बच्चों। ये कहकर पैर के दर्द के मारे उठ नहीं पाता। तभी तीनों बच्चे बोलते हैं, आपसे चला नहीं जा रहा, 1 मिनट रुको मैं आता हूँ। राजू पास के ठेले वाले से उनका ठेला पूछकर ले आता है और बाबा को उस ठेले पर बिठाकर तीनों बच्चे धक्का लगाकर उनके बताए हुए रास्ते से घर ले आते हैं और उन्हें खटिया पर लेटाकर कहते हैं, अरे बाबा आप अकेले रहते हो, यहाँ कोई नहीं है? हाँ बेटा, यहाँ कोई नहीं रहता मेरे साथ। आपके थोड़ा सा खून निकल रहा है, मेरे को वहाँ चोट ठीक करनी आती है। ये कहकर रसोई से जाकर हल्दी और तेल को मिलाकर बाबा के घुटने पर लगा देती है। तभी बाबा उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अरे वाह, कितनी समझदार बच्ची हो तुम, इतनी छोटी सी हो। भगवान तुम तीनों बच्चों का भला करे जो मुझे यहाँ तक सही सलामत पहुंचा दिया। कोई बात नहीं बाबा, राजू भैया बोलते हैं अगर हम अच्छे लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। तुम्हारा नाम राजू है,
तुमने अपने छोटे भाई बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अरे तुम तीनों तो कांप रहे हो, तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है? रुको, मेरे पास 3 स्वेटर हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारा काम आएगा और ठंड से बचाएगा। ऐसा बोलकर वो संदूक से 3 स्वेटर निकालता है जो कि एक चमचमाता हीरे जैसा था। उसे वो राजू को देता है। दूसरा सुनहरे जैसा सोने का था जिसे वो इच्छा को देता है, और तीसरा सादा ही था जो गोलू को मिलता है। जिसके बाद गोलू कहता है, बाबा आपने मेरे भाई बहन को इतने चमचमाते हुए स्वेटर दिए, मुझे ऐसा क्यों? बच्चों, ये स्वेटर कोई आम स्वेटर नहीं है, ये बहुत खास और जादुई स्वेटर है। राजू, जो मैंने तुम्हें दिया है वो हीरे का स्वेटर है। इससे तुम हीरा मांगोगे तो ये तुम्हें हीरे देगा। इच्छा बेटी, तुम इस स्वेटर को पहनकर सोना मांगोगी तो सोना निकलेगा। और गोलू बेटा, तुम इस स्वेटर को पहनकर जो सोचोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। पर याद रखना, इन स्वेटर का कोई दुरुपयोग मत करना, ये सिर्फ अच्छे काम के लिए है। और तुम तीनों बच्चों मुझे बहुत समझदार और जरूरतमंद लगते हो, इसलिए मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने जो हमारी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तीनों भाई बहन उस स्वेटर को पहनकर वहां से आ जाते हैं, एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। तभी गोलू अपने मन में खाने के बारे में सोचता है। तभी उसके सामने स्वेटर में से निकलकर अच्छा खाना आ जाता है और वो हैरानी से कहता है, अरे अचानक से ये खाना कैसे आ गया? ये पूरी कचौरी तो मैं अपने मन में सोच रहा था। अरे गोलू, उन बाबा ने कहा था तू जो भी सोचेगा वही खाना या कुछ भी इस स्वेटर में से निकल कर आएगा। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। ये जादुई स्वेटर, 2 मुलायम और अच्छी टोपी और मफलर दे दो। गोलू के ये कहते ही उस जादुई स्वेटर से 3 चमचमाती टोपी और मफलर निकल कर आते हैं। अरे भैया, अच्छा आप दोनों ये पहन लो, बहुत ठंड लग रही है ना अभी भी। ठीक है भैया, अब खाना भी खा लो तो वो ठंडा हो रहा है। हाँ, खोलो। तभी तीनों भाई बहन उन्हें पहनकर अच्छे से खाना खा लेते हैं, जिसके बाद उनका पेट भर जाता है। और वहीं गोलू जादुई स्वेटर पहने हुए रजाई ओढ़कर सोने की सोचता है कि जादू से वो रजाई उनके सामने आ जाती है और तीनों रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन राजू उठता है कि एक रोकर जाती हुई औरत कहती है, हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। रिंकी के पापा ने इतनी मुश्किल से मेरे को हीरे की अंगूठी दी थी और वो मुझसे खो गई, अब क्या होगी? ओहो, तो इन आंटी के हीरो की अंगूठी खो गई है। मैं इन्हें अपने हीरे के स्वेटर से हीरे की अंगूठी मांगकर चुपचाप से इन्हें दे देता हूँ, जिससे इन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा, इन्हें उनकी अंगूठी भी मिल जाएगी। हे मेरे जादुई हीरे के स्वेटर, मुझे एक हीरे की अंगूठी दे दो। ये बोलते ही उसके जादुई स्वेटर से एक हीरे की अंगूठी निकलती है, जिसे ले जाकर राजू बोलता है, आंटी ये हीरे की अंगूठी कहीं आपकी तो नहीं? यहाँ मिली मुझे। अरे यही तो है मेरी अंगूठी, शुक्रिया मुझे देने के लिए। वहीं दूसरी ओर इच्छा खेल रही थी कि एक आदमी रोता हुआ कहता है, अरे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बेटी की शादी में दहेज में इतना सारा सोने के जेवर कैसे दूं? अरे मेरे पास तो सोने की एक अंगूठी भी नहीं है। अंकल आप ऐसे रो मत, आपको अपनी बेटी की शादी करानी है तो मैं आपका बहुत सारा काम सोने से दे सकती हूँ। अरे तुम तो खुद छोटी सी और फटे हाल में लग रही हो, तुम कहाँ से दोगी बेटा? मैं भगवान जी से जो भी बोलती हूँ ना, भगवान जी दे देते हैं। अभी बोलकर दिखाऊं? हे भगवान जी, जादुई स्वेटर, इन अंकल को बहुत सारे सोने के जेवर दे दो ताकि इनकी बेटी की शादी हो जाए। इच्छा के ये कहते ही सोने के स्वेटर में से बहुत सारे गहने निकल कर आते हैं। तभी अविनाश रोकर कहता है,
अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अरे तुमने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। सच में भगवान तुम्हारी सुनते हैं बेटा। हाँ अंकल। ढेर सारा सोना लेकर अविनाश उसे शुक्रिया अदा करके चला जाता है। तभी गोलू अपने जादुई स्वेटर पहनकर खाने के बारे में सोचता है। फिर से तीनों भाई बहन साथ मिलकर खाना खाते हैं तो राजू बोलता है, गोलू मुझे लगता है तेरे स्वेटर से तू जो भी सोचेगा उससे हम अपने जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ भैया, मैंने भी यही सोचा था। तभी गोलू अपने मन में सोचकर उस जादुई स्वेटर से कभी खाना मांगता है तो कभी सर्दी के कपड़े तो कभी जूते, जिनसे वो अपने जैसे बच्चों और गरीबों की मदद करता था। ये सब होता हुआ गोलू जितना लड़का चिंटू देख लेता है और रात को उसे चुरा कर पहनता है और कहता है, इस स्वेटर से पैसे मांगकर अमीर हो जाऊंगा। ओए जादुई स्वेटर, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। तभी उस जादुई स्वेटर से पत्थर निकलते हैं, इसलिए वो स्वेटर को फाड़ता ही है कि इतने में राजू आकर वो जादुई स्वेटर छीन ले लेता है। ये तुम क्या करने जा रहे थे? ये स्वेटर मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए काट दूंगा इस स्वेटर को। ये जादुई स्वेटर गलत मन के लोगों की बात नहीं सुनता और चोरी करना बुरी बात है। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह वो चारों दोस्ती करके रहते हैं और तीनों भाई बहन जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। तू हमें अपनी गायों को नहीं देगी तो हमें दूसरे तरीके से भी गायों को लेना आता है। चल, इसकी गायों को हम चारों ओर से घसीटते हुए ले चलते हैं। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना गायों को, समझे तुम? मेरी गाय कहीं नहीं जाएंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, देखते हैं। वो चारों आदमी उन चारों गायों को जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। माया अपनी गायों को ले जाने से रोकती है कि वो चारों आदमी उससे परेशान करने के लिए उसकी चारों गायों को उसके सामने मारकर चले जाते हैं। उस औरत और उसकी गायों के साथ नाइंसाफी तो हुई थी, पर आखिर उन चारों आदमियों ने उसे क्यों मारा, ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुरेखा अपने बेटे मानव की शादी माया नाम की औरत से करा देती है, जो कि काम में बहुत सर्वगुण संपन्न थी। साथ ही दहेज में 4 गायों को लेकर आई थी। दरअसल माया बचपन से ही उन गायों के साथ बड़ी हुई है, उनकी देखभाल करती आई है, इसलिए शादी के वक्त वो गायों से दूर नहीं होना चाहती थी, जिस कारण उन्हें यहाँ ले आई। ऐसे ही सुबह उठकर वो अपने चारों गायों को चारा खिला रही थी और उन्हें चारा खिलाते वक्त वो कहती है, ले ले खाना इसको, अब तुझे रोटियां नहीं खानी है। अब क्या तुम सब मौ कर रही हो? देखो, ताजी ताजी रोटी खाने का शौक है, इसीलिए मैं वही लेकर आती हूँ, दूसरे लोगों की तरह सूखी कड़क नहीं। और ये नहीं खाना तो बता दो, घास खिला दूंगी। हाँ तो खिला दो ना, तुम्हें तो पता है हम शाकाहारी हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं, घास भी, रोटी भी, सब्जी, तो आज हम वही खाएंगे। अच्छा, मैंने शाही पनीर बनाई है ना, उसी की खुशबू तुम्हें आ रही होगी, इसलिए वही खाने के लिए कह रही हो आज। जब पता है तो ला दो ना रोटी, क्यों खिलाना चाहती हो ये? ठीक है, किसी को पता ना चल जाए कि मेरी गाय बोलती भी है। हाँ ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया खाना भी ला दो, हमारे दूध से पनीर बनता है, फिर भी तुम लोग हमें नहीं खिलाते हो। तभी उसकी सास 2 थाली में पूरी और 1 थाली में शाही पनीर भरकर सब्जी लाती है और चारों गायों के सामने प्लेट में थोड़ा थोड़ा रख देती है। ये देखकर माया कहती है, माँ जी ये सब आप लेकर क्यों आई? अरे तेरी गायों को इतना सब खाना है, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इनकी शाही थाली लगा कर ले आऊं, क्योंकि इनकी आवाज अंदर तक आ रही है, तो सोचा किसी आस पड़ोस ने सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी यही समझा रही थी कि शोर कम करा करो। हम इतना भी नहीं बोलते, अब खाना खाने दो हमें। ये कहते ही वो चारों गाय खाना खा लेती हैं। कुछ देर बाद साथ वाली पड़ोसन बहुत रोती हैं, क्योंकि अचानक से उसके पति को हार्ट अटैक आ जाता है और उस पर पैसे नहीं होते। उसकी ये हालत देखकर माया राखी से कहती है, राखी बहन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तभी वो अपने घर में वापस आती है और सुरेखा कहती है, अरे बहू, हम पर इतने पैसे नहीं है कि तू उसे पैसे दे सके। अरे माँ जी भूल गई क्या, मेरी जादुई गाय मुझे पैसा देंगे, अभी मैं उनसे बोलती हूँ। हे मेरी जादुई की गाय, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए पैसे दे दो। माया अपनी गाय के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है, तो उसकी जादुई गाय एक तेज रोशनी में उसके मुंह से बहुत सारे पैसे निकाल कर देती है, जिसे लेकर माया कहती है, शुक्रिया मेरी प्यारी प्यारी गायों,
अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरी गाय सोना चांदी उगल सकती है और पैसे भी। जा जल्दी से उसे दिया। अपनी सास की बात सुनकर माया उसे पैसे दे देती है। पैसे लेकर वो हॉस्पिटल चली जाती है जहां उसके पति का इलाज कराया जाता है। वो शाम को अपनी गायों को बहुत प्यार करती है, उनसे बातें करती है, उनके सिर को सहलाती है और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखती थी। चारों को बराबर प्यार करती थी। ऐसे उसका पति किसी जरूरतमंद इंसान को सोने के सिक्के देना चाहता था। तभी दोनों गाय के पास जाकर कहते हैं, हे चमत्कारी गाय, हमें किसी गरीब की मदद करने के लिए कुछ सोने के सिक्कों की जरूरत है, हमें देने की कृपा करो। हे चमत्कारी गाय, हमें किसी गरीब की मदद करने के लिए कुछ सोने के सिक्कों की जरूरत है, हमें देने की कृपा करो। ये सुनते ही चारों गायें थोड़े थोड़े सोने के सिक्के प्रदान करती हैं, जिससे उसका पति मानव उन पैसों से किसी और की मदद कर देता है। ये सब होता हुआ देख राजन देख कर कहता है, ओहो, तो इसके पास चमत्कारी 4 गाय हैं जो सोने के सिक्के और पैसे देती हैं। इन्हें तो चुराना ही होगा, अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर राजन अपने 3 दोस्तों गज्जू, हरिया और संतोष को बता देता है, जिनसे वो चारों भी लालच में आकर उसकी गाय को चोरी करने के लिए अगले दिन आ जाते हैं। जब उसकी गायों को ले जा रहे थे तो उसकी गाय माया को बुलाती है। घर में और कोई नहीं था। माया कहती है, कौन हो तुम? मेरी गायों को क्यों लेने आए हो? छोड़ो इन्हें। किससे पूछकर तुम इन्हें खूंटे से खोला है तुमने? हमें पता चल चुका है कि तुम्हारी गाय चमत्कारी जादुई है जो सोने के सिक्के और पैसे देती है, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। अब से ये गाय हमारी है। खबरदार, जो मेरी गायों को छुआ भी तो तुम इसे नहीं ले जा सकते। 40 की गायों को घसीटते हुए लेकर चलते हैं। मैंने बोला ना, मेरी गाय को तुम नहीं ले जा सकते, मतलब नहीं। ये बोलते ही माया उन सबको रोकने की कोशिश करती है और एक डंडे से राजन के सिर पर मारती है, जिससे गुस्से में आकर राजन और उसके साथ के दोस्त उसकी आंखों के सामने ही उसकी चारों गायों और फिर उसे मार डालते हैं। ये बिल्कुल ठीक किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बड़ा आई थी हमें गाय ना देने वाली, अब गई मौत के मुंह में। यार, हम करोड़पति हो सकते थे, लेकिन ये औरत मानी नहीं। चलते हैं। ऐसा कहकर चारों चले जाते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल और उसके चारों गाय भूतिया गाय बन जाती हैं। उन 5 की लाश देखकर उसकी सास और पति बहुत रोते हैं और चुड़ैल अपनी गायों से कहती है, उन चारों ने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन तुम चारों के साथ जो किया उसका बदला तो लेना ही होगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उस राक्षस को। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो माया। देखो तुम्हारी सास वर्मा किस तरह फूट फूट कर रो रही है, बदला तो लेना ही होगा। तभी वो 5 एक एक करके उन चारों लालची आदमियों को मार देती है और राजन को मारते वक्त चुड़ैल कहती है, मेरी गाय को हथियाने के लिए तूने हम सबको मार दिया ना। मेरी गाय ही अब तुझे मारेंगी। जुमरी, अपने सींग उसके पेट में मार डाल। हाँ, आखिर इससे अपने भाई बहनों का बदला भी तो लेना है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। मारना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन तूने हमें मार डाला। ये कहते ही वो गायब होती हुई आती है और उसके पेट में अपने सिंग घुसा देती है, जिसके तुरंत बाद राजन तड़प तड़प कर मर जाता है। हमारा बदला पूरा हुआ। हाँ बिल्कुल। वो 5 अपने घर की ओर जाती हैं कि एक औरत रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? ना तो मेरे पे इतनी सारी मिठाई बनाने के लिए घी दूध है और ना ही शादी के लिए पैसे। आखिर मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? माया, क्यों ना हम इस औरत की मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल। ये कहकर माया रूप बदलकर उसके पास आती है। सुनिए, आपको बहुत सारा दूध चाहिए ना, और पैसे भी। मेरी गाय आपको सब कुछ देंगे, मैं लेकर आती हूँ। ये कहते ही उसकी एक गाय बहुत सारे बड़े बड़े भगोने में दूध इकट्ठा कर देती है, दूसरी जादू से सोने के सिक्के देती है और तीसरी पैसे देती है और चौथी गाय सोने का गोबर देती है और हैरानी से वो कहती है, बाप रे बाप, इतना सारा सोना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इससे तो मेरी 7 पीढ़ियों की शादी हो जाएगी। माया, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी गाय भी। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। जुमरी, अब हम सबके जाने का समय हो रहा है, चलो अपने घर भी चलते हैं, एक आखिरी बार। हाँ चलो चलो। ऐसा कहकर वो अपने घर को याद करके वहां पर वही तबेले में एक तरफ सोना, एक तरफ बहुत सारा दूध और एक तरफ पैसे और गोबर के उपले छोड़कर 5 मुक्त हो जाती है। अगले सवेरे अपने तबेले में ये सब पाकर सास कहती है, अरे ये सब यहाँ कैसे आया?
तभी उसे चिट्ठी मिलती है कि माँ जी जाने से पहले ये सारा धन आपको सौंप कर जा रही हूँ, ताकि आने वाले वक्त में आप और मानव जी सही से रह सकें। अब हम पांचों को जाना होगा। ऐसा कहकर वो हमेशा के लिए चली जाती है।